हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। एंड एज वी नो, चैप्टर नंबर 3 से कुछ मोस्ट IMP MCQ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम टर्म फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो बातें होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होंगी, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो लास्ट तक बने रहिएगा। एंड एज यू नो, हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। इट मीन्स हम ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं एंड चैप्टर 2 भी आपका कंप्लीट हो ही चुका है। सो अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देख रखी हैं देन आप ज़रूर जाके देखिए। एंड जहाँ तक रही बात लिंक की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक गिवन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड यहाँ ऊपर आई बटन में भी आपको सारी लिंक देखने के लिए मिल रही होगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है भाई, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको आगे पीछे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आगे के पीछे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आपने पार्ट फर्स्ट देख रखा होगा तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हमने 1 to 40 क्वेश्चन की बात की थी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे 41 से बात करेंगे। देखते हैं कि कैसे क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एंड हाँ, हर पार्ट में, जैसा कि आपने चैप्टर 2 में देखा होगा, हर पार्ट में एक अलग अलग टॉपिक होता था। बट यहाँ पे पार्ट 1 में, चैप्टर 3 में, पार्ट 1 में हमने कई सारे टॉपिक उठाए थे जिसमें हमने 1 to 40 क्वेश्चन बातें की थी। एंड सेम वैसे ही आज पार्ट 2 में हम ढेर सारे टॉपिक उठाएंगे, जिसमें से देखेंगे कि क्या हर टॉपिक से क्या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई, जो कि आपके एग्जाम में टर्म फर्स्ट में पूछे जाएंगे। वैसे बातें करते हैं, वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो यार लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें होने वाली हैं। सो आपका ही बेनिफिट है। देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई इस टॉपिक से, पर्टिकुलर इस टॉपिक से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर है 41। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है 41, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, 41 क्वेश्चन क्या होता है, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट इंक्लूड इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या इंक्लूड नहीं है। ओके, क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस, वेजाइना, हाइमेन। तो वेजाइना। ओके, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ये जो कुछ 5-6 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने के लिए मिल रहे होंगे, तो यार इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने सुनने की बातें नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं है। ओके, एकदम से इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की बात कही जा रही है, हमने चैप्टर में ही ये सारी बातें क्लियर कर ली थी। तो आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है बी, क्लाइटोरिस। ओके, आगे चलते हैं। ह्यूमन फीमेल यूरेथ्रा एंड जेनाइटल डक्ट हैव द सेम ओपनिंग। क्या ये बातें सही है, सेम ओपनिंग होती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ओपनिंग नहीं होती है। हाँ, अगर मेल की बात की जाए तो मेल में सेम ओपनिंग होती है, ये बातें हमने पीछे की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44। इन ओल्डन डेज डैश है यहाँ पे, यूज टू सर्व एज अ इंडिकेटर ऑफ वर्जेनिटी। वर्जेनिटी के लिए हम कुछ इंडिकेटर मानते थे, वो क्या होता था? हाँ जी बिल्कुल, हाइमेन। ये बातें हमने चैप्टर में भी की हैं। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45। स्वेट एंड सेवेसियस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे लेविया, क्या लेविया मेजोरा में प्रेजेंट होती हैं, क्या लेविया माइनोरा में, क्या वेजाइनल ऑरिफिस में, क्या मॉन्स प्यूबिस में? तो लेविया मेजोरा में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेवेसियस ग्लैंड एंड स्वेट। ओके, ऑप्शन ए सही होता है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू इज द मेमोरी ग्लैंड मेनली मेड ऑफ। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, क्या ऑप्शन सही होता है आपका? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, आंसर क्या सही होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू। ऑप्शन क्या सही होता है, बी, ग्लैंडुलर टिश्यू। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ग्लैंडुलर टिश्यूज कंटेन एट द एंड। ग्लैंडुलर टिश्यू लास्ट में क्या कंटेन कर रहे होते हैं? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, ए सही होगा। क्या सही होगा, ए, एल्वुलाई। द मेमोरी ग्लैंड्स आर मेड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ये बातें हमने कर ली हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20
मेमोरी लोब, और मेमोरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल। मेमोरी लोब्स एक सेल का क्लस्टर बनाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, एल्वेलाई बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डू द एल्वेलाई सिक्रीट। एल्वेलाई क्या सिक्रीट करती हैं भाई, एल्वेलाई क्या सिक्रेट करती हैं, बाइल सिक्रेट करती हैं, हीमोग्लोबिन, मिल्क, स्वेट। तो आपको पता है कि एल्वेलाई क्या है भाई, एल्वेलाई क्या है, मेमोरी लोब का क्लस्टर है। किसका, मेमोरी लोब्स का क्लस्टर है। तो मेमोरी लोब्स क्या कंटेन करती हैं, हाँ जी बिल्कुल, मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, मिल्क सिक्रेट करेंगी। एंड ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, एल्वेलाई की कैविटीज में। ओके, ये मिल्क जो है स्टोर कहाँ होते हैं भाई, एल्वेलाई की कैविटीज में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेंस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, ल्यूमेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं। मदर्स मिल्क डजंट हैव एनी एंटीबॉडीज। क्या ये बातें सही हैं या फिर गलत हैं? तो ये बातें पूरी तरीके से गलत हैं, आपको पहले से ही पता है। अगर एंटीबॉडीज नहीं होगी तो किसी भी न्यू बॉर्न बेबी की केयर कैसे हो पाएगी, वो स्वस्थ कैसे रहेगा, उसी एंटीबॉडीज के हिसाब, मतलब उसी एंटीबॉडीज की वजह से वो बीमार नहीं होता है एंड वो जीवित रहता है, कह लीजिए आप, और नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्या है भाई, येलो फ्रूट दैट अपीयर्स एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बाइल बोलते हैं, मिल्क, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रम। तो हाँ जी बिल्कुल, हम इसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। येलो फ्रूट दैट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशियस होता है फॉर द बेबी, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द बेबी। ये बातें हमने पहले ही कर ली हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग, मैंने क्या बातें की, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अ बेबी। यह एक ऐसी सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रम है जो कि एक बेबी की प्रोटेक्शन कर सकता है। ओके, ऑप्शन क्या सही होता है, डी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 52, ओके, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 52 में, 52 में क्या ऑप्शन सही होगा, लैक्टेशन, गैलेक्टेशन, लैक्टोएरिया, गैलेक्टेशन। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा ए सही होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को हम क्या बोलते हैं भाई, लैक्टेशन बोलते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट हैपेंस आफ्टर द विनिंग ऑफ इन्फेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में इसे हम क्या बोलेंगे, इन्वॉल्यूशन बोलेंगे। ये सारी बातें चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में ही हमने की हैं, एकदम स्टार्टिंग में। अब फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो तो ज़रा चला के देखिए। देखो, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एक बार आप फुल एक्सप्लेन वाला वीडियो देख लीजिए, देन यहाँ पे आप आएंगे ना तो ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप खुद ब खुद ईजिली सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, आगे चले। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होता है, इन्वॉल्यूशन। एंड आगे चलते हैं। द वन सेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस भाई कब स्टार्ट होता है, क्या बर्थ के टाइम, क्या प्यूबर्टी, क्या एडल्टहुड, क्या इंटरकोर्स के दौरान, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है। देखो ये तो मतलब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके, आपको बातें समझ में आए। ये बातें वैसे हमने पहले भी की हैं और बहुत ही इजी बातें हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसे बोलते हैं और कैसा प्रोसेस होता है। ओके, स्पर्म के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। और कहाँ पे भाई, टेस्टिस में। कहाँ, टेस्टिस में। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होता है आपका, यहाँ पे प्यूबर्टी। ओके, ऑप्शन ए सही है। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ स्पर्मेटिस टू स्पर्म कार्ड। तो यहाँ पे जो है क्या ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, क्या स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे मियोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 अगर देखें, ए पर्सन विद टेट्राप्लॉइडी।
विल हैव, यहाँ पे डैश है, सेट ऑफ क्रोमोसोम इन दियर स्पर्मेटिड। तो क्या ये हैप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा या फिर पॉलीप्लॉइड होगा, कैसा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या क्या आंसर सही होगा? तो हाँ जी बिल्कुल, ए पर्सन विद टेट्राप्लॉइडी विल हैव डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन देयर स्पर्मेटिड। बातें समझ में आती हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा सी सही होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। क्या स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पर्मेटिड फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। बातें ध्यान से सुना करिए, ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पे आंसर आएगा डिप्लॉइड। आगे चलें, आगे क्या क्वेश्चन बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 57, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इफ अ मेल इज बॉर्न विथ 3 मिलियन स्पर्मेटोगोनिया इन ईच टेस्टिस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म दैट ही कैन प्रोड्यूस इन हिज लाइफ टाइम इज 24 मिलियन। तो क्या ये बातें सही हैं या फिर गलत हैं? तो जी ये बातें बिल्कुल गलत हैं, ये फॉल्स है। हमने ये सारी चीज़ें चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 चलें, 58 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 58 आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ हार्मोन कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा? क्या गोनेडोट्रोपिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड कैटिकोलामीन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 58 बहुत आराम से अच्छे से देख के ध्यान से क्वेश्चन देखिए तो आपको पता है कि यहाँ पे ये सब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपका जो टेस्टोस्टेरोन बिलोंग टू द क्लास ऑफ हार्मोन कॉल्ड, यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा? एंड्रोजन। एंड्रोजन आर ए क्लास ऑफ हार्मोन दैट आर लिपिड इन नेचर। यहाँ पे क्या होगा? एंड्रोजन। ऑप्शन क्या सही होगा? बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हम क्या देखते हैं? विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटिड व्हाइल दे मैच्योर टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही होगा? बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। स्पर्मेटोगोनिया भाई देखो होगा नहीं। मदर सेल, सर्टोली सेल, लीडिंग सेल। क्वेश्चन नंबर 59, तो हाँ जी बिल्कुल सर्टोली सेल होगा। ये बातें बहुत सिंपल सी हैं, एकदम इजी सी हैं। एंड जब हम एकदम स्टार्टिंग में पार्ट फर्स्ट में ही हमने ये बातें की हैं भाई, पार्ट फर्स्ट में भी ये बातें की हैं। सो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं, बिकॉज ऑफ आपने ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आप क्या देख पा रहे हो भाई? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ हार्मोन एंड इट्स टारगेट सेल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे आप इतने सारे ऑप्शंस देख पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? करेक्ट पेयर ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन है क्या उसी वहीं से रिलीज हो रहा है या फिर कहीं और से? तो क्या गोनेडोट्रोपिन लीडिंग सेल से रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिन? एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या सर्टोली सेल सिक्रीट करता है? टेस्टोस्टेरोन, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आप जरा देख के बताइए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल। क्या ये बातें सही हैं? हाँ तो जी बिल्कुल ये बातें सही हैं। तो अच्छा यहाँ पे ये फिर ऑप्शन डी सही होता है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर गोनेडोट्रोपिन का क्या केस होगा? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ओके, गोनेडोट्रोपिन यहाँ पे होगा भाई हाइपोथैलेमस। ओके, जैसा कि हमने बातें की। और ये एक्ट करता है कैसे? एंटीरियर पिट्यूटरी के जैसा एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर यहाँ पे ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। बातें ध्यान से सुनिएगा। ओके, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एक्ट ऑन लीडिंग सेल। ये कहाँ पे काम करता है भाई? लीडिंग सेल पे काम करता है। और ये लीडिंग सेल क्या सिक्रीट करती है, क्या रिलीज करती है भाई? एंड्रोजन रिलीज करती है। लीडिंग सेल एंड्रोजन सिक्रीट करती है। वापस से बातें बोल रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा? गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन भाई कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस। लिख दूँ मैं? लिख दूँ हाइपोथैलेमस। ओके, इतनी बातें क्लियर होती हैं। और ये काम किस पे करता है भाई? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करती है। ओके, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एक्ट ऑन लीडिंग सेल। ये सब कहाँ पे काम करते हैं भाई? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे काम करता है भाई? लीडिंग सेल पे काम करता है। और लीडिंग सेल का काम क्या होता है?
लीडिंग सेल का काम क्या होता है भाई, एंड्रोजन को सिक्रेट करना। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्रोजन को रिलीज करना, और एंड्रोजन का भी यहाँ पे होता है मेन काम विच एंड्रोजन, ये एंड्रोजन क्या होता है, विच एक्ट ऑन अ वेराइटी ऑफ टारगेट्स ऑफ इनिशिएट स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, ये स्टार्ट करता है एंड्रोजन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, और ये सारी बातें हमने पीछे भी की हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 या 59 में ही अभी हम जस्ट बात करके आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होता है डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गोनाडोट्रोपिन, टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, GnRH। तो ये सारे क्वेश्चन भाई बहुत सिंपल से हैं। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा ए सही होगा, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे इतना सही पूछ रहा है गोनाडोट्रोपिन क्या नहीं है, तो LH, FSH, GnRH, तो हमने ये सारी चीज़ें कहाँ पे देखी थी, आपको होप है आपको याद होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट पार्ट ऑफ स्पर्म होल्ड द हैप्लॉइड क्रोमैटिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो व्हाट पार्ट ऑफ स्पर्म होल्ड द हैप्लॉइड क्रोमैटिन। स्पर्म कितने पार्ट में डिवाइड होता है, स्पर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कौन कौन से पार्ट भाई, देखो ध्यान से देखते हैं, हेड, नेक, है ना, मिडिल प्लेस, मिडिल पार्ट या फिर जिसे आप बोलते हो, ओके, मिडिल प्लेस एंड लास्ट में टेल। तो 4 पार्ट होते हैं ऐसे, तो हम बोल सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हैप्लॉइड क्रोमैटिन को कंटेन करके रखता है, तो यहाँ पे एक्रोसोम है। अच्छा, एक्रोसोम किसे बोलते हो आप, एक्रोसोम इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हेड विच हेल्प इट टू फर्टिलाइज द ओवम। एक्रोसोम यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, एक्रोसोम समझ में आया कि भाई कहाँ पे होता है, हेड पे होता है। सपोज दिस इज द हेड, तो यहाँ पे ऐड होता है एक्रोसोम। डायग्राम एकदम परफेक्ट बना नहीं है, तो ये होता है एक्रोसोम, और ये ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था भाई, व्हाट पार्ट ऑफ स्पर्म होल्ड द हैप्लॉइड क्रोमैटिन। और हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भाई, हेड वाले पार्ट में। हैप्लॉइड न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं भाई, हेड वाले पार्ट में। ऑप्शन बी सही हो जाता है आपका यहाँ पे। ऐसे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ स्पर्म दैट डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ ए मेल। स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म हाइट, स्पर्म प्रोडक्शन रेट। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल, ऐसा क्या है जो कि मतलब किसी भी मेल की फर्टिलिटी के लिए इसेंशियल नहीं है। स्पर्म कितने नंबर में है, ये तो भाई मस्ट है। स्पर्म की मोटेलिटी ये भी बिग्रस होनी चाहिए, ओके। एंड स्पर्म हाइट, स्पर्म प्रोडक्शन रेट, किस रेट में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चाहिए, कि किस रेट में प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी का कारण होता है। एंड स्पर्म हाइट डजंट मैटर, ओके। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पे, स्पर्म की हाइट मैटर नहीं करती है, ओके। तो ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 64, 4 स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 64 में आप देख पा रहे हैं स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन। तो स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, क्या वास डिफरेंशिया में, वास डिफरेंशिया, रिटेटेस्टिस, तो भाई ये सब तो मार्ग हैं इसके, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, ओके। कहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, ओके। ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ लो स्पर्म काउंट। व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ लो स्पर्म काउंट, डेथ, डजंट मैटर, ऐसा कुछ होगा नहीं कि अगर, है ना। तो इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, प्रेगनेंसी, तो ये डेथ, एबॉर्शन, प्रेगनेंसी, तो इन सब से तो भाई कोई मतलब ही नहीं है, ओके। एंड इनफर्टिलिटी, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इफ लो स्पर्म काउंट्स लीड टू लेसर अमाउंट ऑफ स्पर्म एंटरिंग द जेनाइटल ट्रैक्ट एंड पासिंग सक्सेसफुली बिफोर इनकाउंटरिंग द एग इन ओविडम, ओके। बातें समझ में आती हैं। तो देखो, एज यू नो, लेस स्पर्म होने के कारण लेसर चांस होंगे किसके, फर्टिलाइजेशन के। अगर स्पर्म का नंबर कम है तो कहीं ना कहीं लेसर चांस ही होंगे, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
फर्टिलाइजेशन के अगर लेसर चांस है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को क्रिएट करती है। ऑप्शन बी सही होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज नॉट फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे जो ये टेस्टोस्टेरोन है, ओके, इसका मतलब क्या काम नहीं है, बाकी सारे, हाँ ये सारी चीज़ें ध्यान दिया करिए, क्या है क्या नहीं है, ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है और स्टूडेंट हो जाते हैं कंफ्यूज। ओके, तो अभी जैसे यहाँ पे ये इज नॉट वाला जो केस होता है, यहाँ पे अगर लोग पढ़ते भी हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठती नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम इतना पढ़ लेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए देखते हैं, वन सेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हाँ जी बिल्कुल, ये बातें तो हैं, ऐसा होता है टेस्टोस्टेरोन। तो हाँ, ये ऑप्शन ए सही होगा, हम टिक कर देते हैं। तो यार ऐसा बिल्कुल मत करा करिए, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए, देन सारे ऑप्शन पढ़िए। ओके, और कहीं ना कहीं अगर सारे ऑप्शन आप पढ़ लेते हो तो आपको तो ये बातें समझ में आ ही जाएंगी कि हाँ भाई, मेंटेनेंस ऑफ एसेसरी डक्ट, ये बातें भी हैं, रिलीज ऑफ सीमेन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेसरी ग्लैंड। तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि हाँ ये थोड़ा अलग लग रहा है। तो फिर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ने जाओगे, देन आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहाँ पे तो नॉट बोला है भाई, तो दिमाग की बत्ती जलेगी, आप बोलोगे कि अच्छा ये बातें हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ यही बातें हैं। ऑप्शन सी सही हो रहा है, रिलीज ऑफ सीमेन, सीमेन इज नॉट कोऑर्डिनेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, क्या है क्वेश्चन नंबर 67, द वन सेट ऑफ oogenesis occurs during the one set of oogenesis occurs during, तो क्या प्यूबर्टी के टाइम, बर्थ, अडल्टहुड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कही जा रही है भाई। यहाँ पे oogenesis कब देखने के लिए मिलेगा भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। ऑप्शन डी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 68। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट कार्ड्स। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, oogenesis, बातें ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट कार्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। ओके, अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पहले भी देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, बातें ध्यान से सुनिएगा। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ओके, एंड oogenesis की बात की जाए, oogenesis की बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट फ्रॉम oogonia, तो इसे हम oogenesis बोलते हैं, है ना। एंड फीमेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट क्या है, ये सारी चीज़ें भाई आपको पता होनी चाहिए। बहुत बातें हो चुकी हैं, मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है। एंड अगर मन करे तो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर कर ही दो, क्या है भाई फीमेल गैमेट, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। तो अगर मन करे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, एक बार आप लिख दोगे तो बातें याद रहेंगी। दैट्स वाई यार मैं बोलती हूँ कि हाँ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, एंड इफ ए फीमेल इज बॉर्न विद 6 मिलियन प्राइमरी oocyte in each ovary, the maximum number of egg that she can produce in her lifetime is 6 million। तो क्या ये बातें सही हैं या फिर गलत हैं, ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 69, तो हाँ जी बिल्कुल ये बातें सही हैं। ओके, इफ फीमेल इज बॉर्न विद 6 मिलियन प्राइमरी oocytes in each ovary, the maximum number of egg that she can produce in her lifetime in 6 million, तो लेस देन 6 मिलियन ही आएगा अगर बातें की जाए तो। एंड मोस्ट ऑफ प्राइमरी oocyte डिजनरेट हो जाते हैं प्यूबर्टी तक पहुंचने से पहले ही। ओके, बातें ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन ए से ही आगे चलते हैं, व्हाट सेल अलॉन्ग विद प्राइमरी oocyte मेक अ प्राइमरी फॉलिकल। क्वेश्चन नंबर 70। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, व्हाट सेल अलॉन्ग विद प्राइमरी oocyte मेक अ प्राइमरी फॉलिकल, ग्रैनुलोसा सेल। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, ग्रैनुलोसा सेल। क्वेश्चन नंबर 71, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टर्सरी फॉलिकल इज अ फ्लूट फिल्ड कैविटी कार्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थीका, ग्रैनुलोसा, जोना पेलुसाइडा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा डी सही होगा, एंट्रम। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, द मैच्योर फॉलिकल दैट होल्ड द सेकेंडरी oocyte बिफोर रिलीज फ्रॉम द
ओवरी इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो भाई, क्या ग्रेफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। तो हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा ग्रेफियन फॉलिकल। ओके, क्या सही होगा भाई, ग्रेफियन फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल फर्दर मैच्योर्स टू फॉर्म ग्रेफियन फॉलिकल, तो उसी की बातें की जा रही हैं। ओके, एंड विच रप्चर एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन 72 में, क्या ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या सही हो जाएगा, द ओवेरियन स्ट्रोमा इज कंपोज्ड ऑफ विच 2 कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे भाई, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। क्या एक्सटर्नल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल मेडुला, एक्सटर्नल मेडुला एंड इंटरनल कॉर्टेक्स, ध्यान से सुनिएगा, एक्सटर्नल मेडुला एंड इंटरनल कॉर्टेक्स, इंटरनल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल मेडुला। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा क्या क्या बातें कही जा रही हैं। एंड एक्सटर्नल इपिथेलियम एंड इंटरनल मेडुला, एक्सटर्नल इपिथेलियम एंड इंटरनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे ये दोनों तो एकदम वेरी कर रहे हैं, बातें है ही नहीं ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल कॉर्टेक्स एंड इंटरनल मेडुला, ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका यहाँ पे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 74, प्राइमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड, प्राइमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 है, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर साइकिल, ब्लड साइकिल, ओवेरियन साइकिल। तो कोई मतलब नहीं है ये सब, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, वाटर साइकिल क्या है, कुछ नहीं है। ओके, ऑप्शन ए से हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अच्छा ये जो साइकिल होता है क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एक बात बताऊं कि ये दिस साइकिल इज यूनिक टू वेरी फ्यू मैमेलियन स्पीसीज इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो मैं बातें कर रही हूँ ना फ्यू मैमेलियन स्पीसीज की बातें की जा रही हैं। इन प्राइमेट्स लाइक ह्यूमंस, इन सब में तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक्चुअली होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे तो होता क्या है कि इंडोमेट्रियम जो वॉल होती है एक्चुअली वो सेड होती है, एंड जो ओवम होता है वो भी। ओके, तो इंडोमेट्रियम वॉल होती है, इंडोमेट्रियम वॉल एक्चुअली जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है वो थिक हो जाती है। तो जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो इंडोमेट्रियम वॉल सेट हो जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे बातें की कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मतलब यूनिक कैरेक्टर है, वो भी कुछ मैमल्स का। तो बाकी मैमल्स में क्या होते हैं, यूजुअली मैमल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल होता है। कौन सा साइकिल होता है भाई, एस्ट्रस साइकिल होता है। बातें ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ मैमल्स में क्या होता है, यूजुअली एस्ट्रस साइकिल होता है, एंड फ्यू मैमल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लाइक दैट ह्यूमंस। तो ह्यूमंस की जो फीमेल होती हैं उनमें क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ऑप्शन ए सही होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड एज, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो को हम क्या बोलते हैं। तो एज यू नो, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल अकर्स होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन ह्यूमंस, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन ह्यूमन फीमेल। ओके, एंड अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल की बात कही जाए, आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो वो क्या होगा भाई, क्या मेनोपॉज होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन तो नाम ही है इसका, मीनार्की, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कोई मतलब ही नहीं, ओव्यूलेशन एक अलग चीज़ ही है। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन इसका नाम। तो यहाँ पे मैं बात ये कर रही थी कि मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को मीनार्की बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, मीनार्की। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम क्या बोलते हैं, मीनार्की बोलते हैं। ओके, तो मीनार्की मीन्स जब एबिलिटी टू गेट फर्टिलाइज्ड। ओके, एबिलिटी टू गेट फर्टिलाइज्ड। एंड मेनोपॉज किसे बोलते हैं, यहाँ पे तो फर्स्ट की बातें कही गई हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल। एंड यहाँ पे अगर बातें करूँ तो ये दिस इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल।
लास्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलते हैं भाई? मीनोपॉज बोलते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोलते हैं? मीनार्की बोलते हैं। मीनार्की मीन्स एबिलिटी टू गेट फर्टिलाइज्ड एंड मीनोपॉज मीन्स एबिलिटी टू लॉस ऑफ फर्टिलाइज। ओके, बातें समझ में आती हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 75 में आपका ऑप्शन क्या सही होता है? सी, मीनार्की, है ना। आगे चले क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, ओके, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका जो क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट लेयर ऑफ द यूटेरस इज श्रेडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो ये बातें तो हमने की भी हैं, है ना। क्या पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इपीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूटेरस की कौन सी लेयर शेड होती है, कौन सी लेयर, है ना। तो यहाँ पे क्या पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इपीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। यहाँ पे क्या आंसर होगा? एज यू नो, देखो मैं आपसे बातें करूँ कि जो यूटेरस होता है भाई, यूटेरस की लेयर कितनी होती है? हाँ जी बिल्कुल, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन से? आउटर होती है, एक जो आउटर होती है पेरीमेट्रियम होती है। आउटर क्या होती है? पेरीमेट्रियम होती है। एंड मिडिल जो होती है, मिडिल लेयर जो होती है मायोमेट्रियम होती है। फिर क्या बची? इनर मोस्ट बची। जो इनर मोस्ट होती है इंडोमेट्रियम होती है, सबसे इनर वाली। तो इंडोमेट्रियम जो होती है ये एग को होल्ड करती है। मैंने आपसे पहले भी बातें कही थी कि अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया है, अगर नहीं भी है, तो इंडोमेट्रियम का काम क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस इज द इनर मोस्ट, तो इनर मोस्ट है तो ये एग को होल्ड करेगी। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होता है, ये जो इंडोमेट्रियम होती है, एग, ये दोनों क्या हो जाते हैं भाई? शेड हो जाते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अच्छा एक बातें बताओ आप, मतलब एक बात बताओ कि ये दोनों शेड क्यों होते हैं? ये दोनों शेड क्यों होते हैं? इंडोमेट्रियम वॉल एंड एग, ये दोनों शेड क्यों होते हैं? देखो भाई, क्योंकि ये जो एग है ये अनफर्टिलाइज्ड है। ये कैसा है? अनफर्टिलाइज्ड है। अनफर्टिलाइज्ड है, दैट्स व्हाई मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब जो इंडोमेट्रियम वॉल है, इनर मोस्ट वॉल है, और अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये दोनों शेड हो जाते हैं। एंड क्या पूरा मतलब साइकिल, वही साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। अगर यही एग फर्टिलाइज्ड होता, अगर ये एग फर्टिलाइज्ड होता, देन क्या होता भाई? प्रेगनेंसी लीड हो जाती। बातें सिंपल हैं। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 76 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 77। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। क्या अगर एग फर्टिलाइज्ड है, तो यहाँ पे तो मैंने आपसे बातें की भाई, अगर एग फर्टिलाइज्ड है तो प्रेगनेंसी लीड हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन की तो बात ही नहीं आएगी। अनफर्टिलाइज्ड एग, इम्प्रॉपर स्लीप, स्टडी प्रेशर। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। इम्प्रॉपर स्लीप इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ मतलब जैसे कि गैप हो जाता है तो वो सारी चीज़ें अलग है। स्टडी प्रेशर, तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो नहीं होगा। अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो हाँ जी बिल्कुल बात सही है। एज यू नो, मेंस्ट्रुअल इज नेचुरल फिनोमेना। It arises as the unfertilized egg needs to be released along with the thick endometrium that was formed in anticipation of the would be embryo. Okay, ये जो इंडोमेट्रियम वॉल होती है, किसके लिए थिक होती है भाई? इंडोमेट्रियम वॉल किसके लिए थिक होती है? एज यू नो, अगर एग फर्टिलाइज्ड है तो वो आगे एम्ब्रियो वगैरह बनाएगा, तो उसकी मतलब उसकी केयर के लिए उसके लिए इंडोमेट्रियम वॉल थिक होती है। और अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं है, अगर एग अनफर्टिलाइज्ड है, तो इंडोमेट्रियम वॉल और ये अनफर्टिलाइज्ड एग दोनों सेड हो जाएंगे। बातें बार बार कर रही हूँ, बार बार यही बातें हो रही हैं। देखो यार, बातें इसलिए सारी यहाँ पे मैं बार बार करती हूँ जिससे ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। यहाँ से अगर एक भी क्वेश्चन आता है ना, तुरंत आपको ये बातें याद आ जाए कि हाँ भाई दी ने ऐसा ऐसा बताया था, यहाँ पे यही ऑप्शन ही होगा, यही आंसर ही होगा। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78, ओके, यहाँ पे क्या है? व्हाट पिट्यूटरी हार्मोन पीक ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्या LH ओनली, FSH, नाइदर LH और FSH? अगर आपकी बुक में
आपके एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम है, जो चार्ट बना हुआ है मेंस्ट्रुएशन वाला जो चार्ट बना हुआ है, तो वहाँ पे आप देख पाओगे व्हाट पिट्यूटरी हार्मोन पीक ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज। तो वहाँ पे आप देख पाओगे LH एंड FSH का जो ग्राफ होगा वो भाई पीक पे होगा। आप अपनी बुक में देख सकते हो आराम से। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, विच हार्मोन सर्च ट्रिगर्स ओव्यूलेशन। ये भी वही बातें हैं सेम जो आप पीछे देख के आ रहे हो, वही बातें कही हैं। LH रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये पीक लेवल पे होते हैं ड्यूरिंग मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। LH की बात कही जा रही है, LH रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ये भी बातें ध्यान रखिएगा। और ये भाई पीक पे कब होते हैं, पीक पे कब होते हैं, ड्यूरिंग मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन बी सही होता है। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 80। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम यहाँ पे मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि भाई इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बताइए ज़रा, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि इंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, बातें एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 80, एस्ट्रोजन है, LH है, FSH है, प्रोजेस्ट्रॉन है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है ये एक्चुअली कहाँ से रिलीज होता है भाई। प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज्ड बाय द कार्पस ल्यूटियम। इट इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ एम्ब्रियो सो दैट इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड, डेवलपिंग एम्ब्रियो की अगर प्रॉपर अटैचमेंट नहीं है तो वेजाइना के थ्रू वो एग्जिट आउट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट बाय द कार्पस लूटियम। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा डी। और ये किसके मेंटेनेंस के लिए भाई, इंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन से रिलेटेड और भी सारी बातें मैंने आपको बता दी। इनफैक्ट वो सारी बातें मैंने पहले ही कर दी कि प्रोजेस्ट्रॉन भाई कहाँ से सिक्रेट होता है। हाँ जी बिल्कुल प्रोजेस्ट्रॉन है, आंसर है। मतलब प्रोजेस्ट्रॉन इंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन थिकनेस ही नहीं मेंटेनेंस की बात कर लीजिए, प्रोजेस्ट्रॉन इंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन भाई, प्रोजेस्ट्रॉन। इतनी बार रट लो, इतनी बार बोल लो कि दिमाग में बैठ जाए बातें। ओके, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है भाई इंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए, प्रोजेस्ट्रॉन। और ये प्रोजेस्ट्रॉन भाई कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, कौन सिक्रेट कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम। ओके, कौन देखो मैंने आपको भाई पहले भी बोला है कि स्पेलिंग पे मेरी बहुत ज़्यादा मत जाया करिए। ओके, स्पेलिंग देख के बहुत ज़्यादा भावुक मत हुआ करिए, अरे ये क्या है, ई की जगह मैम ने यू लिख दिया। ओके, तो ये सारे मुद्दे ना क्रिएट करा करिए, बस हाँ कंटेंट में ध्यान रखा करिए जो बातें बोल रही हूँ, क्योंकि यही सारी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे स्पेलिंग का कोई वो नहीं है। ओके, हाँ मैं ये बातें बोल रही थी कि ये किसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं एम्ब्रियो, सो दैट इफ एन एग इज फर्टिलाइज्ड। अब सिंपल सी बात है भाई, एम्ब्रियो बनेगा कब, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा कब, और एम्ब्रियो की मेंटेनेंस की कब जाएगी। ऑब्वियसली अगर एग फर्टिलाइज्ड है, अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं है तो वो तो आपको पता ही है कि भाई मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। कौन कौन, एग, इंडोमेट्रियम, ये सब सेट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अगर एम्ब्रियो की बात कही जा रही है तो आप इजली समझ लीजिए। होप यार बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन 80 ऑप्शन डी सही होता है। आगे चलते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ ओवरी सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये तो बातें हम पीछे करके ही आ रहे हैं अभी, जस्ट एकदम कौन सीक्रेट करता है प्रोजेस्ट्रॉन को, मेड्यूला, एपिथेलियम कवरिंग, ग्रेफियन फॉलिकल, कोई मतलब ही नहीं है एकदम। ओके, ऑप्शन डी सही होता है, जस्ट एकदम लास्ट स्लाइड में करके आ रहे हैं। ओके, ऑप्शन डी सही होगा, कार्पस ल्यूटियम। आगे चलते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ऑप्शन देखते चलिए, पढ़ते चलिए बकायदा। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, मिक्सिंग ऑफ सीमेन विद वेजाइनल फ्लूइड, कोई मतलब नहीं है। अगर सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड मिक्स हो जाता है तो कोई मतलब ही नहीं। फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग न्यूक्लियाई, एग के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म का फ्यूजन क्या कहलाता है भाई, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ओके, बातें समझ में आती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाता है। ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग। ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फीमेल में होता है। ओके,
एग का रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी, एग रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी, एंड स्पर्मिएशन इज द रिलीज of sperm from testis, as you know, and insemination is the release of semen into vagina. Okay, इंसेमिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीमेन रिलीज किया जाता है वेजाइना में। तो अब सीमेन में क्या होंगे भाई, स्पर्म होंगे, एंड एज यू नो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब अगर यहाँ पे सीमेन रिलीज किया जा रहा है कहाँ पे, वेजाइना में, तो ये सीमेन एज यू नो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। तो वो सारा प्रोसेस आप यार पीछे देखियो। ओके, तो फर्टिलाइजेशन लीड हो जाएगा, मेल एंड फीमेल गैमेट अगर मीट करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट लेयर ऑफ एग सेल प्रिवेंट एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म्स। तो ये बातें यार मतलब एकदम से कॉमन है, एकदम से सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, चैप्टर में भी हो चुकी हैं कई बार, एकदम इजी तरीके से, मतलब एकदम इजी सा क्वेश्चन, मेरे कहने का मतलब है। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम कहाँ पे होती है? क्या एग की जो आउटर लेयर होती है वो होती है? नहीं ना। तो जो एग की आउटर लेयर होती है क्या होती है भाई? जोना पेलुसाइडा होती है। इंडोमेट्रियम कहाँ पे होती है वो भी आपको पता है, और कोरोना रेडिएटा ये भी नहीं है। जोना पेलुसाइडा आपको पता है कि जो एग की आउटर लेयर होती है वो जोना पेलुसाइडा होती है। एग में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म एंट्री कर सकता है, और उसके अलावा अगर स्पर्म, हाँ ढेर सारे स्पर्म आते हैं एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लेयर होती है जोना पेलुसाइडा, वो अदर स्पर्म को एंट्री नहीं करने देती है एक्सेप्ट वन। ओके, आगे चलें, ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन कैसे, आगे क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन 84 में देखते हैं, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड जाइगोट। ऑप्शन क्या सही हो रहा है भाई? देखो जरा नीचे, हैप्लॉइड जाइगोट कोई मतलब नहीं है, डिप्लॉइड जाइगोट हाँ जी बिल्कुल, लेकिन आगे हम ऑप्शन देख लेते हैं। हैप्लॉइड एम्ब्रियो कोई मतलब नहीं, डिप्लॉइड एम्ब्रियो, ऑप्शन बी सही होगा। ओके, ऑप्शन बी सही होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन क्या है भाई? इम्प्लांटेशन क्या है? अटैचमेंट ऑफ यूम्बिशियल कॉर्ड ऑफ डेवलपिंग fetus, the fusion of male and female gamete, covering of the blastomere by the uterine wall, ऑप्शन सी सही होता है। ओके, रैपिड डिवीजन ऑफ द जाइगोट कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होता है सी सही हो जाता है। इम्प्लांटेशन क्या है? कवरिंग ऑफ ब्लास्टोमियर बाय द यूटेराइन वॉल। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लीवेज क्या है? रैपिड डिवीजन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस इज, ये क्या है भाई? क्लीवेज है। क्लीवेज क्या है? रैपिड डिवीजन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एंड इम्प्लांटेशन की बात की जाए तो इम्प्लांटेशन क्या है? द प्रोसेस दैट लीड टू द कवरिंग ऑफ ब्लास्टोमियर बाय द यूटेराइन इंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 86, 8 of 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो इज कॉल्ड। तो ऑब्वियसली इसे हम क्या बोलेंगे? क्या ब्लास्टोमियर बोलेंगे? जाइगोट, ब्लास्टुला कोई मतलब नहीं है, मोरुला। ऑप्शन क्या सही होगा? डी सही होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म? व्हाट टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत ही मतलब अगर देखा जाए ना तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एक अटैचमेंट बन रहा है। टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियसली यहाँ पे मदर एंड फीटस की बात कही जाएगी। ऐसा कौन सा टिश्यू है, ऐसा कौन सा टिश्यू है, या फिर आप कह सकते हो डिफ्रेंशिएट, या फिर कनेक्ट भी बोल सकते हो भाई, कनेक्शन भी बोल सकते हो। व्हाट टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मदर एंड फीटस की बात कही जा रही है। मैंने आपको यहाँ पे इतना भी बोल दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, प्लेसेंटा, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम एज यू नो क्या होता है? जाइगोट कोई मतलब ही नहीं है, जाइगोट क्या होता है वो भी आपको पता है। गैमेट, तो यार यहाँ पे प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा डिफ्रेंशिएट करता है मदर एंड फीटस को।
एंड प्लेसेंटा डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिश भी देता है, नॉरिश भी प्रोवाइड करता है, नॉरिश भी करता है, ओके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा डिराइव फ्रॉम 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, द मदर एंड डेवलपिंग फीटस। ओके, बातें समझ में आती हैं? हाँ जी बिल्कुल। और मैंने आपसे बातें की ना, यहाँ पे बहुत ही, ये मदर है एंड प्लेसेंटा, दिस इज द फीटस डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन भी जनरेट हो रहा है। ओके, आगे चलते हैं। ऑप्शन ए सही है, प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। यहाँ पे ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू नहीं प्रोड्यूस हो रहा है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HPL। एज यू नो, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज बाय द प्लेसेंटा। यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा रिलैक्सिन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑर्गन इज द फर्स्ट टू फॉर्म द डेवलपिंग ह्यूमन फीटस फॉर्म आफ्टर जस्ट 1 month ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है भाई? ऐसा कौन सा ऑर्गन है? विच ऑर्गन इज द फर्स्ट टू फॉर्म द डेवलपिंग ह्यूमन फीटस। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि भाई सबसे पहले फॉर्म होता है? सबसे पहले, हाँ जी बिल्कुल, हार्ट। जैसा कि आप सोच पा रहे हो, एकदम सही सोच पा रहे हो, हार्ट सबसे पहले फॉर्म होता है। ओके, एंड सबसे लास्ट की अगर बात की जाए, डेवलप आफ्टर 1 month, एंड मतलब हार्ट, ये तो हार्ट की बात कही जा रही है। ओके, एंड ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन जो होता है ये डेवलप होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। ब्रेन आप ये भी कह सकते हो लास्ट में होता है, ब्रेन टेक्स मोर टाइम टू डेवलप। ओके, ऑप्शन ए से ही हो जाता है। क्वेश्चन 89, 90 क्वेश्चन, एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन आर डेवलप ड्यूरिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या है? 90 है। तो यहाँ पे फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन्स आर डेवलपिंग ड्यूरिंग। एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑर्गन, हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, एक ट्राइमेस्टर कितने दिन का होता है? ये बातें हो चुकी हैं भाई, आप ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, एकदम मस्ट है भाई, मस्ट है, ये आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। एक ट्राइमेस्टर हम किसको बोलते हैं, या फिर एक ट्राइमेस्टर में कितने दिन होते हैं, एक ट्राइमेस्टर किसको हम बोलते हैं, बस इतनी बात है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, ट्राइमेस्टर हम किसे बोलते हैं। एंड एक मतलब एक प्रेगनेंसी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ओके, फर्स्ट थिंग, तो अगर आपको पता है तो भाई अच्छी बात है, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो नहीं भूलोगे, और अगर नहीं पता है तो आप गूगल करके कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ओके, आपको अगर नहीं पता है तो आप बुक में देख लो, मतलब कहीं से भी भाई ढूंढ के, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दोगे, एक बार लिख दोगे तो बातें यार आपको पता चल जाएंगी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 91, यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हाँ जी बिल्कुल 91। क्वेश्चन 91, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द गेस्टेशन ऑफ ह्यूमन इज 9 month। क्या ये बातें सही है या फिर गलत है, जरा बताइए। तो हाँ जी बिल्कुल, एकदम कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है, बातें सही ही है एकदम। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ ऑफ विविपोरस ऑर्गेनिज्म इट टेक्स इट्स गेस्टेशन पीरियड, इसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। और हाँ, बातें ध्यान से सुनिएगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये वेरी करता है, वेरियस होता है, बट इन ह्यूमन ये कितने दिन का कितने वीक का होता है भाई, 40 वीक्स का होता है, 40 वीक्स का होता है। ये टाइम जाके पड़ता है लगभग 9 month। ये ह्यूमन की बात कही जा रही है, ह्यूमन की बात कही जा रही है। द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ ऑफ ए विविपोरस ऑर्गेनिज्म गेस्टेशन पीरियड। अच्छा, गेस्टेशन पीरियड, हाँ ठीक है, मतलब बर्थ के पहले के टाइम को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये जो गेस्टेशन पीरियड होता है, बातें ध्यान से सुनिएगा, ये गेस्टेशन पीरियड जो होता है हर विविपोरस में वेरी करता है, अलग अलग होता है, लेकिन ह्यूमन स्पीसीज की बात की जाए तो सब में लगभग सेम होता है। ओके, 40 वीक का होता है। क्वेश्चन नंबर 95, ऑप्शन बी सही हो रहा है, सही बातें हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन फॉर ह्यूमन इन 9 month। ओके, तो हाँ जी ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है भाई, द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग ए फीटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। लैक्टेशन किसे बोलते हैं भाई, बातें पीछे होके आई हैं लैक्टेशन की, कहने सुनने वाली बातें नहीं है, समझाने वाली बातें नहीं है, एकदम से क्लियर होनी चाहिए। प्रेगनेंसी किसे बोलते हैं, एज यू नो गेस्टेशन पीरियड को ही बोलते हैं, है ना।
एंड पार्चुरेशन किसे बोलते हैं, क्वाइटस किसे बोलते हैं, क्वाइटस भी आपको पता है, चैप्टर में देखे हैं, पीछे भी देखे हैं। एंड पार्चुरेशन द एक्ट ऑफ डेवलपिंग the act of delivering a fetus at the end of pregnancy is called parturition. ओके, आप अगर चैप्टर देखे होंगे, फुल एक्सप्लेन वाला वीडियो देखे होंगे भाई, तो वहाँ पे ये सारी बातें एकदम स्टार्टिंग में ही हुई हैं। गेस्टेशन किसे बोलते हैं, पार्चुरेशन किसे बोलते हैं, इंसेमिनेशन किसे बोलते हैं, सारी बातें हुई हैं। ओके, ऑप्शन क्या सही हो जाता है, सी सही हो जाता है। क्वेश्चन 93, vigorous contraction of the uterus during parturition are include by neuroendocrine machines। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे ओके, आगे चले। 94, क्वेश्चन 94, व्हाट इज द मिल्क प्रोड्यूस इन द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन कार्ड। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन क्या सही होगा, कार्पस ल्यूटियम, कोलेस्ट्रम होगा भाई। ऑप्शन मतलब देख के ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 95, व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ये बातें भाई हम करके आए हैं, एकदम से इजी सा क्वेश्चन है। अभी हम मतलब पीछे लास्ट स्लाइड में ये बातें हुई हैं कि हम गेस्टेशन किसे बोलते हैं, पार्चुरेशन किसे बोलते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कॉल्ड, डिलीवरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्वाइटस, एकदम गलत बातें हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। द टाइम टेकन बाय ए डिलीवरिंग एम्ब्रियो इनसाइड द वॉम्ब ऑफ अ प्लेसेंटल मैमल इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। ओके, जो पूरा प्रेगनेंसी वाला एक टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। और लास्ट में एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। और ये ऐसा प्रोसेस होता है पार्चुरेशन जिसमें जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसे डिलीवर्ड कर दिया जाता है। होप है बातें समझ में आई होंगी। तो यार ये जो चैप्टर 3 है आपका इसी के साथ होता है कंप्लीट, चैप्टर 3। एंड हम स्टार्ट करेंगे अब चैप्टर 4 को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसी तरह मैंने आपसे पहले भी बातें कही थी भाई कि आपके एग्ज़ाम के पहले सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जो कि, और एकदम से मैं यार बता रही हूँ कि अगर आपने ये पार्ट 1 एंड 2 चैप्टर 3 का पार्ट 1 एंड 2 देख रखा है, तो इस चैप्टर से, इस मतलब चैप्टर 3 से आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। हाँ, ये चीज़ें तो भाई मैटर करती ही हैं कि आपने कितने मन से क्वेश्चन देखा है और आपको कितने क्वेश्चन याद रहते हैं, आपने पढ़ते टाइम कितना लेफ्ट राइट किया है, आपने पढ़ते टाइम कितना व्हाट्सअप चलाया है, ओके, आपने पढ़ते टाइम कितना गॉसिप किया। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होंगी कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। पर हाँ, मैंने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 1 एंड 2 में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे और ज़रूर फंसेंगे, मतलब कि वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। सो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ओके।